नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल थे और उसमें करीब 29 नक्सली मारे गए, जिसमें नक्सलियों का जो बड़ा कमांडर था शंकर राव, वो भी शामिल था उसमें, और उस पर 25 लाख करीब इनामी राशि घोषित कर रखी थी इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। और इस वारदात में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। किसी के शहीद होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन नक्सलियों की इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने पर ज़बरदस्त सुर्खियां खबरों में बनी हुई हैं। और आपको बताता चलूं कि अभी चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है सत्ता में तो पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। दरअसल इस वीडियो को बनाने और इस विश्लेषण का मकसद यही है कि आपको ये बताना कि नक्सलवाद है क्या। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ, इसकी जड़ें कैसे जमी और ये कैसे देश में फैलता गया। तो इसकी शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि आपको इससे तो आप काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे कि चंबल में जो डकैतों की जो समस्या थी दस्युओं की, वो एक लंबे समय तक वहाँ पर कायम रही और ख़ास तौर से 80 और 90 के दशक के दौरान उनकी गतिविधियाँ चरम पर थी। वहाँ कई डकैत गिरोह सक्रिय थे और उन पर भी ज़बरदस्त इनाम था और उन पर हत्याओं, लूट, अपहरण, डकैती, इस तरह की ज़बरदस्त वारदातें और 100 हत्याएँ, यहाँ तक कि ऐसे कई डकैत गिरोह थे जिन पर 100 से अधिक हत्याओं के भी आरोप लगे। उनमें नाम मैं लेना चाहूँगा कि मलखान सिंह, मोहर सिंह, माधो सिंह, फूलन देवी और इस तरह के तमाम दर्जनों डकैत गिरोह थे, वो शामिल थे। लेकिन दोस्तों, जोग्राफिकली ये इलाका बहुत सीमित है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो चंबल एरिया है, जहाँ जहाँ ये बीहड़ लगता है, वहाँ पर ये गिरोह सक्रिय थे। धीरे धीरे पुलिस ने और दूसरी फोर्सों ने, तीनों राज्यों ने मिलकर और केंद्र सरकार ने मिलकर इन गिरोह का समर्पण या तो करा दिया या फिर इनको मुठभेड़ में मार गिराया। चंबल की समस्या का नक्सलवाद से क्या संबंध हो सकता है? दरअसल इसकी जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि दोनों जगह समस्या लगभग जो है वो बराबर है। बराबर वो ये कि भ्रष्टाचार और ज़मीन के मामले, ज़्यादातर ज़मीन के मामलों के कारण ही जिस तरह से दस्यु बने, बागी बने, उन्होंने हथियार उठा लिए और वो चंबल में चले गए, उन्होंने अपना गिरोह बना लिया और भ्रष्टाचार या पुलिस के दमन के कारण उन्होंने ये कार्रवाई करी। ये 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं। तो यही प्रमुख मुद्दे दरअसल नक्सलवाद को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। नक्सलवाद की जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो मैं बता दूँ आपको कि 1967 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में नक्सलबाड़ी एक गांव, एक कस्बा है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो चारू मजमूदार और कानू सान्याल। ये जो 2 लोग हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इन पर माओ से तुंग का, जो चीन के राष्ट्रपति थे उस दौर में, उन पर उनका ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने वहाँ पर जब देखा कि किसानों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने इस तरह का एक संगठन बना लिया और धीरे धीरे ये संगठन विस्तार होने लगा इस संगठन का और संगठन आगे जंगल तक फैलता गया और कई राज्यों तक फैलता गया। और दरअसल उद्देश्य यही था कि किसानों को किस तरह राहत दिलाई जाए और उनको किस तरह से न्याय मिल सके। तो किसानों के साथ जो ज़मीन के मामलों को लेकर जो भेदभाव हो रहा था या जो भ्रष्टाचार था या जो कहें कि वहाँ पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बदले में यह संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ और आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। और संगठन दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज की तारीख में ये 11 राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि इसके जो प्रभावित ज़िले हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब ये करीब 110 ज़िलों में है और पहले ये 150 या 200 जिलों के आसपास फैला हुआ था ये संगठन, इनकी गतिविधियां। और इनका उद्देश्य यही है कि सशस्त्र क्रांति करना और जो हथियारों के बलबूते पर, हिंसा के बलबूते पर अपनी बातें मनवाना और डरा धमका के रखना। और दोस्तों असली बात ये भी है कि ये जो पूरे इलाके हैं, ख़ास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो 4-5 राज्यों हैं, इनके ही इलाकों में ये नक्सली सक्रिय हैं और ये कम्युनिस्ट वामपंथी धारा से प्रभावित हैं। इन जो इलाके हैं, इनमें दरअसल विकास की जो रोशनी है दोस्तों, वो आज तक नहीं पहुंच पाई है। वहाँ पर आज भी आदिवासी हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है उनका जीवन जो है। आप ये लगता ही नहीं है कि वो विकसित भारत का हिस्सा हैं। वो यदि हमारे कोई बड़े शहरों को देख ले, गुड़गांव को, दिल्ली को, मुंबई को, उनको देखकर यदि आप ये कल्पना करें कि भारत में, दरअसल भारत भी दो तरह का है। एक वो भारत जो इन राज्यों में रहता है जहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये हालत है, और एक वो भारत जो मेट्रो नगर में या महानगरों में भारत रहता है। तो ये जो चमक दमक है, इससे जो विकास है, इससे वो कोसों दूर इलाका है। तो इसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया और अपने संगठन का धीरे धीरे विस्तार किया। नक्सलियों ने दोस्तों ये काम भी किया साथ में कि जो गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट ने जब ये विस्तार लेने लगा और इन्होंने नक्सलियों ने हिंसात्मक कार्रवाई शुरू करी, तो केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्होंने मिलजुल कर अभियान चलाया। और एक अभियान चलाया 1971 में, बहुत ज़बरदस्त अभियान था उस समय, वो 1971 में, कि उसमें स्टेपल चेंज करके उस अभियान का नाम दिया गया। और वो सेना ने और राज्य की पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया। 20,000 करीब नक्सली उसमें मारे गए। उसके बाद भी दोस्तों ये नक्सलवाद पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं हो पाया और वे लगातार जारी है। जारी होने की वजह यह है कि एक तो जो आदिवासी जो एरिया है, जो पूरा प्रभावित एरिया है, वहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं या आदिवासी हैं, उनको नक्सली डरा धमका के रखते हैं। और यदि कोई पता भी चल जाए, हल्का सा इस बात का एहसास भी हो जाए कि ये इन्फॉर्मर है, ये भेदिया है, इसने कोई सूचना दी है, चाहे उसकी पुष्टि भले ही नहीं हो, वो उसको जान से मारने में पीछे नहीं छूटते। और आप देखिए कि इस बीच में बहुत ज़बरदस्त हिंसक वारदातें हुई हैं। नक्सलियों ने आईईडी लगाकर जो मतलब आधुनिक जो जितनी भी उनके पास हथियार हैं, और उन्होंने पुलिस से भी कई बार हथियार लूटे हैं। और हथियारों की जो सप्लाई है, पैसे की जो सप्लाई है, वो उनके पास निरंतर जारी रहती है। और कहाँ से ये पैसे उनके पास आते हैं? उन इलाकों में जो खनन है, वहाँ के जो ठेकेदार हैं, वहाँ की जो सरकारी जो प्रोजेक्ट में जो ठेकेदार काम करते हैं, उनसे ये अवैध वसूली करते हैं और उनकी वसूली से ही ये सब चलाते हैं। और नक्सलियों का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है और उनमें अब महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। और शामिल क्या होने लगी हैं? उनको दरअसल आकर्षण देकर, लालच देकर या दबाव या डरा धमका कर ही उनको शामिल किया जा रहा है। और उसमें बहुत सारे अभी भी नक्सली हैं जो लगातार इन राज्यों में सक्रिय हैं। तो ये जो दोस्तों पूरा जो सीन मैंने आपके सामने रखा, इसमें जो जड़ है असली वो यही है, भ्रष्टाचार है, विकास नहीं है, और पुलिस का जो एट्रोसिटी है, पुलिस के जो अत्याचार हैं, वो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं और नज़र आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने, जो एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सरकारों ने मिलकर कई बार यह प्रयास किया है कि इनको कोई सामूहिक पैकेज देकर देश की मुख्य धारा में इनको शामिल करवाया जाए, ताकि ये हिंसा का रास्ता छोड़कर देश के विकास के साथ आ सकें और ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवा सकें और कह सकें। लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि इनमें अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, कई नक्सली गुट अलग अलग हैं, उनके एरिया कमांडर अलग हैं, उनके कमांडर अलग अलग हैं, तो किसी एक के साथ बात होना पॉसिबल नहीं हो पाई। तो नक्सली मौका देखकर समय समय पर हिंसक वारदात करते रहते हैं। और पुलिस और जो अर्ध सुरक्षा बल हैं, और उनके बीच भी ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला है, तो वहाँ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल कार्रवाई करने के लिए जाते हैं जंगलों में। आपको एक घटना और बताता चलूँ, अभी कुछ साल पहले की बात है। नक्सलियों ने पूरा एक लालगढ़ जिला है, पूरा कस्बा है बड़ा, पश्चिम बंगाल का, पूरे पे कब्जा कर लिया। आप इनकी हिम्मत देखिए कि इतना बड़ा देश है ये हमारा, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी फौज है हमारे पास, इतनी सारे हथियार हैं हमारे पास, कि पूरी दुनिया के देश जो है जानते हैं कि भारत कितना ताकतवर है सैन्य दृष्टि से। लेकिन इनकी हिमाकत देखिए। हालांकि उसमें वो पुलिस ने, फिर अर्धसैनिक बलों ने और कार्रवाई करी लालगढ़ में और उसको नक्सलियों के आतंक से मुक्त कराया। तो दोस्तों ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हमारे ही देश के युवाओं के, ये दरअसल नक्सली ज़्यादातर युवा हैं और इनकी उम्र 20 से 40 या 50 साल से ज़्यादा नहीं है,
और हम अपने ही युवाओं पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए मजबूर है और खून का दरिया बहाया जा चुका है। हजारों लोग इसमें जो पुलिसकर्मी है वो भी बहुत बड़ी संख्या में, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिसकर्मी हैं जो नक्सलियों ने उनको निशाना बनाने में, उनको तो दुश्मन नंबर 1 मानते हैं अपना वो, और उनको निशाना बनाने से भी वो नहीं चूकते। उन्होंने कई बड़ी बड़ी वारदातें की हैं इस इलाकों में, पुलिस कर्मियों पर और अर्धसैनिक बलों पर, उन पर आईडी लगाकर, गुप्त सुरंग लगाकर, रास्ते में इस तरह की चीज़ों से, और उन पर गोलाबारी करके, और कई वारदातों में दर्जनों पुलिसकर्मियों की अब तक टोटल यदि काउंट करें तो उनकी संख्या सैकड़ों में जाती है। उन्होंने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को मारा है इन सब मुठभेड़ों में। और जहाँ तक नक्सलियों की यदि संख्या की बात करें तो वो तो अनगिनत होगी, और वो चूंकि ये 1967 के बाद से चलता आ रहा है, 70 के बाद से सरकारें सक्रिय हुई और उन्होंने इनके खिलाफ अभियान चलाया, तो 1970 से अब 2024 चल रहा है, तो न जाने कितने हजार, दसों हजार से ऊपर नक्सली अब तक मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो देश का युवा है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, भटक गया है यहाँ पर, और उसी का खून पूरे देश में, मतलब इन इलाकों में बहाया जा रहा है। वो हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के विकास में काम आ सकता है। तो ये भटके हुए नक्सली हैं। दरअसल अभी समस्या का समाधान सरकार के पास केवल ताकत है, लेकिन ताकत के साथ सरकार का प्रयास यह भी होना चाहिए कि अच्छी और आकर्षित योजनाएं और सुरक्षा का अंजाम, जैसे जो नक्सली जब समर्पण, हालांकि सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी भी हैं कि जब नक्सली समर्पण कर देते हैं तो सरकार उनका पुनर्वास भी करती है, और यहाँ तक कि कई नक्सलियों ने का सरकार, मतलब पुलिस के स्तर पर विवाह और शादी जैसे आयोजन भी कराए, उन्होंने उनका घर भी बसाया है बाकायदा, ऐसा नहीं है। तो अब सरकार को ये चाहिए कि केवल उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करे, और साथ में योजनाओं का भी वहाँ पर क्रियान्वयन होना चाहिए। दोस्तों, ये समस्या जड़ से तभी खत्म हो पाएगी जब तक इनकी भूमि की समस्याएं, इनका जो जंगल जमीन का जो अधिकार है उसकी जो इनकी मांग है, वहाँ जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। इसके अलावा जो विकास की जो योजनाएं जो आप तक और हम तक पहुँची हैं, हमारे पास शहरों में सड़कें हैं, लाइट है, स्कूल है, कॉलेज हैं, ट्रेन है, यातायात की बेहतर व्यवस्था है, वहाँ पर भी ये सारा जाल बिछाना होगा। उसके बाद ही दोस्तों इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि ये देश के लोकतांत्रिक एक बड़े हिस्से में कैंसर के तौर पर फैला हुआ है। और ये तो ठीक है कि जो सुरक्षा बल हैं और जो पुलिस है इन राज्यों की, उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया और नहीं फैलने दिया, लेकिन ये पूरी तरह अभी इसका खात्मा नहीं हो पाया है। और खात्मा हम अपने ऊपर, लोगों पर ही बंदूक चलाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका ही खून बहेगा। तो प्रयास यही होना चाहिए सरकारों का भी कि किसी भी तरह से समझाइश के जरिए, मीडिएटर्स के जरिए इनको समझाया जाए और इनसे हथियार डलवाए जाएं, आत्मसमर्पण इनका करवाया जाए, और उनको जो योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचे, वहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, किसान हैं, आदिवासी जो युवा हैं, उन तक तमाम रोजगार का हो, और जो विकास की जो योजनाएं उन तक वहाँ पर उनका लाभ पहुँचना चाहिए। तभी दोस्तों इस समस्या का समाधान संभव है, वरना तो इस तरह की हिंसा की खबरें कितनी दुखद होती हैं कि हम अपने लोगों पर ही हथियार उठा रहे हैं और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर हैं। और मेरा मानना है इसमें दोस्तों ये भी है कि यदि नक्सलियों को लगता है कि उनके साथ कोई जातीय अत्याचार हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो दोस्तों अब ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सुनवाई के बहुत सारे रास्ते हैं। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चुनाव लड़ना। आप पंचायत लेवल का चुनाव लड़ें, आप नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव लड़ें, वहाँ अपने प्रतिनिधियों को जिताएं, फिर उन पर दबाव डालें कि वो विकास करें। आप विधायक बने, आप सांसद बने, आप मंत्री बने, आप अपने सत्ता में भागीदारी लें, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट के काम है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर सत्ता में व्यापक भागीदारी है, तो भारत का जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं कारणों से संभव भी हो पाया है, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें विकास का यह वही स्थान है जो लोकतंत्र में विकास का होना चाहिए। इस तरह की प्रक्रियाओं के जरिए ही इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए, और ना कि ऐसी दुखद खबरें सुनने को मिलें कि 30 युवाओं को मार दिया गया और वो सुरक्षा कर्मियों के हाथों मारे गए। क्यों? निश्चित तौर पे दोस्तों यदि सुरक्षा कर्मी ऐसा कार्रवाई को अंजाम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले बुलंद होंगे और वो आम लोगों पर या सुरक्षा कर्मियों पर अटैक करने से पीछे कभी नहीं हटते रहे।
तो दोस्तों ये पूरा विश्लेषण था। मुझे उम्मीद है कि नक्सलवाद को लेकर मैं शायद अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। फिर भी आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इस समस्या के बारे में आप। और मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि से मैंने उस पर पूरा फोकस किया है और उसका कारण भी आपको बताया है और समस्या क्या थी उस पर भी विस्तार से उसकी जानकारी दी है और इसका समाधान कैसे हो सकता है इसका भी मैंने प्रयास किया है बताने का और समझाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।